हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, लेक्चर नंबर 9th। प्रीवियस लेक्चर में ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस कंप्लीट हो चुका था। प्रीवियस जो लेक्चर थे उसके अंदर ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन या ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन या ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और लास्ट जो टॉपिक था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशंस रिडक्शंस कंप्लीट हो चुके थे। अब अपन देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस साथ होते हैं, दे आर कंबाइंड टुगेदर। इट मीन्स अगर उनको देखें तो दोनों जो कंपाइल होते हैं, इट मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। उस रिएक्शन को अपन कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जिसका मतलब जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी कंप्लीट होता है और रिडक्शन भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट अपना आज का टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच कंबाइन टुगेदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको अपन कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशंस और रिडक्शन दोनों क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं, जिसको अपन कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। कंबाइन टुगेदर ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अपन डिफाइन अगर अपन देखें तो क्या बनती है इसके डिफाइन, द रिएक्शन in which oxidation and reduction कंबाइन टुगेदर, दोनों साथ साथ चलती है। रिडक्शन कंबाइन टुगेदर या कंपाइल टुगेदर, कंबाइन टुगेदर is called रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको अपन ये कह सकते हैं ये एक तरह से क्या है अपने पास रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसका मतलब जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होती है, उसको अपन ये कह सकते हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कंबाइन होती है, दोनों साथ साथ चलती है। एक के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, और उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे सब्सटेंस या एटम से एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसका रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कंप्लीट होते हैं साथ साथ। जस्ट एग्जांपल जैसे जिंक प्लस CuSO4, जिसको अपन कहते हैं कॉपर सल्फेट। आपको पता है ये बनेगा जो प्रोडक्ट अपने पास क्या बनेगा, ZnSO4, ZnSO4 प्लस Cu। इट मीन्स अगर यहां से अगर अपन देखें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के अंदर क्या हो रहा है, कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां से जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो यहां से अगर अपन देखें तो Zn किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ZnSO4 के अंदर, CuSO4 जिसके अंदर ये ओनली Cu के अंदर कन्वर्ट हो। तो अगर अपन यहां से देखें तो Zn से ZnSO4 बन रहा है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब है डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका मतलब ये चार्ज इसका क्या आएगा, +2। इसका जो चार्ज आएगा वो +2 में कन्वर्ट होएगा, और यहां पर ये चार्ज है ये -2 है, सल्फेट का -2 है। तो इस Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में ये +2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहां से ऑक्सीडेशन डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका, Zn का, किसके अंदर, ZnSO4। इसका मतलब Zn का Zn+2 के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन से हो रहा है। Zn का Zn+2 के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे यहां से अगर अपन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए थे कि Zn जो था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn+2 के अंदर।
तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए थे। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। इसकी वैलेंसी होती है +2 और इसकी वैलेंसी -2। तो वापस से कॉपर सल्फेट Cu+ में जाना चाहता, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो Zn ने डोनेट किए थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कौन एक्सेप्ट कर लेता है? कॉपर। ये -2 से +2 कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब CuSO4 में Cu का जो रिडक्शन हो रहा है, Cu+2 का जो रिडक्शन हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है? Cu के अंदर हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन किसके एक्सेप्ट करने से? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से। एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने से। तो इसका मतलब है ये Cu+2 था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। दिस इज टू एक्सेप्ट ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू Cu+। और ये किसके अंदर? ओनली Cu के अंदर चेंज हो रहा है। +2 से ये -2 कैंसिल होकर के Cu में ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो +2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये डोनेट कर रहा है तो +2, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये Cu के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल। अब यहाँ से एक पॉइंट आता है नोटेबल, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब है अगर जिसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब है जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसका मतलब Zn क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो इसका मतलब Zn क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका जिसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो रिड्यूस्ड में हेल्प करता है, किसी दूसरे को हेल्प करता है कि उसका रिडक्शन हो जाए। तो जो रिड्यूस्ड में हेल्प करता है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, उल्टा कहते हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखें Zn से Zn+2 के अंदर, तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है? Zn एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर क्या आ रहा है? ये रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा होता है इसके अंदर, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब ये Cu+2 ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Cu क्या हुआ यहाँ पर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा होता है यहाँ पर। तो ये काफी कंफर्म कर लेना कि जिसका मतलब ऑक्सीडेशन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट में। और जिसका रिडक्शन होता है वो उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट इज द रेडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जिसके अंदर ऑक्सीडेशंस और रिडक्शन दोनों कंप्लीट होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस करते हैं। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शंस है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेस दोनों मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। दीज फॉर्म द साल्ट एंड वाटर। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, those reaction in which the acid and base react and form the salt। जिसके अंदर एसिड प्लस बेस दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? साल्ट। एसिड प्लस बेस ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? साल्ट एंड वाटर। साल्ट प्लस वाटर H2O। उस रिएक्शन को अपन कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो डिफाइन अपनी क्या बनती है? दोज रिएक्शन
in which acid and base react and form the salt and water H2O is called a neutralization reaction. Is called neutralization reaction. जिसको अपन कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर एसिड और बेस दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं. लाइक एग्जांपल रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. एग्जांपल फर्स्ट, रिएक्शन बिटवीन किस किस के बिटवीन, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता हूं और स्ट्रॉन्ग ही बेस लेता हूं. स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिसके अंदर H+ आयंस की कंसंट्रेशन मोर अमाउंट होते हैं, दे आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड. स्ट्रॉन्ग एसिड जो H+ प्रोड्यूस करते हैं वो तो सबको पता है, लेकिन जिसके अंदर अमाउंट H+ आयन की ज़्यादा होती है और ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, जिसके अंदर कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं और जिसके अंदर OH- आयन प्रेजेंट होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेस. तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाते हैं, जैसे एग्जाम्पल HCl, मोर अमाउंट ऑफ HCl H प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, और ऐसे NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है. तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है. इन दोनों की अगर अपन रिएक्शन करते हैं तो ये साल्ट और वाटर बनाएंगे. ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस है. तो अपने पास जो बनेगा NaCl, जो साल्ट बनेगा NaCl प्लस H2O. कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये Na प्लस और ये Cl माइनस, इसका रीजन है. और यहाँ से ये H+ और OH- दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, वाटर बनेंगे. सो इट इज द न्यूट्रल ऑफ द साल्ट. ये जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल. अब इसकी जो pH होगी वो कितनी होगी, 7 होगी. इसकी pH कितनी होगी, 7, क्योंकि एसिड भी कितना क्या ले रखा है, स्ट्रॉन्ग, और बेस भी क्या ले रखा है, स्ट्रॉन्ग. तो दोनों के अंदर H+ और OH- आयंस की जो कंसंट्रेशन हो रही है वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है. तो इक्वल H+ और OH- आयन प्रेजेंट होते हैं, ये कंप्लीटली आयनाइज होते हैं. मोर अमाउंट H+ और OH- आयन है, दोनों में प्रेजेंट आ रहे हैं. इसलिए इसकी जो pH होगी वो कितनी होगी, pH 7 होगी. इसकी जो pH इक्वल होगी वो कितनी, 7 होगी. सेकेंड एग्जाम्पल, रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. अब बेस जो अपन ले लेते हैं वो कैसा लेते हैं, वीक लेते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, अब क्या लेते हैं, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड जो अभी बताया H+ आयंस की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज होते हैं. वीक बेस की बात करते हैं, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते. हालांकि इसके अंदर OH- आयन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं. तो H+ अमाउंट की कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड में ज्यादा होती है कंपेरिजन देन OH- आयन के कंपेरिजन में. तो जैसे मान लो एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl प्लस ये स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक, और एक वीक बेस ले लेते हैं अपन, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो आपको ये पता है कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है NH4 और ये OH- है नेगेटिव. तो ये पॉजिटिव वाला जो है, नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव के साथ जाएगा, Cl- NH4 के साथ जाएगा. तो साल्ट जो अपने पास मिलेगा वो बनेगा अपने पास अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. और यहाँ से ये OH- आयन
और इधर से ये H प्लस है आयन, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, वाटर। तो साल्ट एंड वाटर दोनों मिलकर के बन रहे हैं। अब यहां से अपने को ये सिग्निफाई करना है कि ये किस कैटेगरी में बनेगा, ये जो साल्ट बनेगा इसका जो सॉल्यूशंस बनेगा वो किस कैटेगरी में बनेगा, इसकी पीएच कितनी रहेगी। इसमें जो पीएच थी वो कितनी थी, 7 थी, क्योंकि जितने H प्लस आयन थे उतने ही OH माइनस आयन प्रेजेंट थे और दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे, दोनों ही कंप्लीटली आयनाइज्ड हो रहे थे। यहाँ पर एसिड तो कौन सा ले लिया, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन यहाँ बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो लिया वो वीक बेस है। इसका मतलब OH माइनस आयन प्रेजेंट है लेकिन लो अमाउंट, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, और ये कंप्लीटली आयनाइज्ड भी प्रेजेंट है नहीं होते, कंप्लीटली आयनाइज्ड भी नहीं होते। इसका मतलब है OH की कंसंट्रेशन कम है, H प्लस की कंसंट्रेशन है ज़्यादा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये कैसा होगा, एसिडिक है। कैसा होगा, न्यूट्रल होएगा लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, एसिडिक, मतलब एक तरह से न्यूट्रल होएगा लेकिन इसकी जो pH होएगी, न्यूट्रल होगा लेकिन इसकी जो pH होएगी वो कितनी होगी, लेस देन 7। pH जो रहेगी इसकी वो लेस देन 7 से इसकी pH कम रहेगी, इसकी pH लेस देन 7 से कम रहेगी, हालांकि ये न्यूट्रल बनेगा। थर्ड एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड। अब एसिड को वीक कर लेते हैं, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड अब कैसा लेंगे, वीक, जिसके अंदर H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है, जो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते हैं। बेस कैसा लेंगे, स्ट्रॉन्ग, जिसके अंदर OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन लार्जर अमाउंट में होती है और वो कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है। तो जैसे एग्जांपल एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है CH3COOOH, जिसको अपन कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इसके साथ अगर अपन देखें तो वीक बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस अगर अपन लेते तो NaOH ले लेते हैं, NaOH। अब इसका चार्ज देखें तो ये CO माइनस और ये H प्लस, ये Na प्लस और ये OH माइनस। तो ये नेगेटिव वाला जो चार्ज है ये है नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव के साथ जाएगा तो साल्ट तो बनेगा अपने पास सोडियम एसीटेट CH3CONa प्लस यहाँ से ये OH और ये H प्लस, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, वाटर प्लस H2। तो अब इसकी जो pH बनेगी, ये जो अपने पास न्यूट्रल हो रहा है लेकिन इसकी जो pH रहेगी वो कैसी रहेगी, मोर देन 7 से ज़्यादा रहेगी। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपने एसिटिक एसिड लिया, वो वीक एसिड लिया है, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होता, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है, और इसके अंदर ये जो बेस लिया आपने, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, इट इज़ कंप्लीटली आयनाइज्ड इन OH माइनस आयन। ये स्ट्रॉन्ग बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपेरिजन देन H प्लस के कंपेरिजन देन, तो इसकी जो pH रहेगी मोर देन 7 से ज़्यादा रहेगी pH, मोर देन 7 से ज़्यादा रहेगी pH इसकी जो रहेगी मोर देन 7, इसकी pH लेस देन 7 रहेगी और इसकी pH कितनी रहेगी, 7। सो दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एटलीस्ट लास्ट के अंदर क्या होता है कि H प्लस जो बनता है वो OH माइनस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, वाटर मोलिक्यूल H2O बनाता है। तो यहां से ये H प्लस और OH माइनस एसिड और बेस को शो करते हैं। तो ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द एसिड एंड बेस रिएक्ट एंड फॉर्म द साल्ट एंड वाटर, जिसके अंदर साल्ट और वाटर बनता है, ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, दोज सब्सटेंस विच इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, या फिर अपन ये कह सकते हैं दो सब्सटेंस विच अफेक्ट द केमिकल रिएक्शंस एंड देयर आर बी नो चेंजेस इन इट, उनके खुद के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता, वो क्या होता है, कैटलिस्ट है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट,
कैटलिस्ट क्या होते हैं? दोज सब्सटेंस विच इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस की वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, या फिर ये अपन ये कह सकते हैं दोज सब्सटेंस विच अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन, अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कि रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो कितनी जल्दी वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा या कितनी स्लो स्पीड से वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो उससे केमिकल रिएक्शन की जो रेट है, टाइम है, उसको ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। एंड देयर आर बी नो चेंजेस इन इट, उनकी कोई केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आता, वो क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट, दे आर अनचेंज्ड। तो अपन कह सकते हैं कैटलिस्ट क्या होते हैं, दोज सब्सटेंस those substance which affect the chemical reaction, या फिर अपन ये कह सकते हैं इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन affect the rate of chemical reaction, affect the rate of chemical reaction, and there are no changes its chemical एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, खुद की कोई प्रॉपर्टीज के अंदर कोई चेंजेस, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते, खुद के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते, खुद जैसा है वैसे ही ये रहेंगे। बट ये केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। किसी रिएक्शंस को अगर कम टाइम में करना होता है, कैटलिस्ट काफ़ी स्पीड बढ़ा देते हैं। अगर किसी रिएक्शन को ज़्यादा टाइम लगाना है तो उसका मतलब इसकी रिएक्शंस की स्पीड को क्या कर देते हैं, वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। तो अफेक्ट करते हैं, चाहे वो इंक्रीज करे चाहे वो डिक्रीज करे, और खुद की कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस नहीं आता है, उसको अपन कहते हैं कैटलिस्ट। सो दीज आर कैटलिस्ट। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं लेता हूँ हाइड्रोजन प्लस N2, दोनों निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर अमोनिया बनाएंगे, N2 प्लस H2, N2 प्लस H2। तो ये एक कैटलिस्ट यहाँ पर जो हायरार्की के ऊपर शो कर रखा है, इन दोनों की प्रेजेंस के अंदर ये क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। बट ये अब कितनी फास्टली इसको रिएक्शंस को अफेक्ट कर रहा है, कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो ये खुद एक तरह से किसका काम करते हैं, कैटलिस्ट। यहाँ पर निकल क्या है, एक तरह से कैटलिस्ट, जिसको हायरार्की के ऊपर शो किया जाता है। ये कैटलिस्ट है। अब कैटलिस्ट के टाइप आते हैं, जिसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट कि कैटलिस्ट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन कि कैटलिस्ट से रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कैटलिस्ट प्रमोटर होते हैं, कि दो कैटलिस्ट काम में लेते हैं रिएक्शन के अंदर, जो दोनों कैटलिस्ट के अंदर एक कैटलिस्ट की से दूसरे कैटलिस्ट, यानी सिंगल जो कैटलिस्ट होता है वो अनदर कैटलिस्ट की रेट को अफेक्ट करता है, वो उसको प्रमोट करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना है। तो उसका मतलब दूसरे कैटलिस्ट को प्रमोट करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है, फास्टली करना है, तो वो कैटलिस्ट प्रमोटर होते हैं। कैटलिस्ट पॉइजन भी होते हैं कुछ, या फिर जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। तो ऐसे ये जो टाइप है, ये कैटलिस्ट के टाइप है। फिर इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट आते हैं। तो ये कैटलिस्ट का जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।